नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और लगातार चाहे वो यूपी बॉर्डर हो या कह सकते हैं पंजाब हरियाणा से जुड़ा हुआ बॉर्डर यानी कि शंभू बॉर्डर, यहाँ पर भी किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीर और निकल कर सामने आ रही कि लगातार 8 महीने से जो किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए थे, अब उनका एक जत्था और उस जत्थे में करीब 101 से ज्यादा किसान शामिल हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है और बड़ी खबरें निकलकर सामने यही आ रही हैं कि लगातार प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन की वो कोशिशें जो है वो नाकाम नजर आ रही हैं। आखिर बार-बार किसानों को अपनी मांगों को लेकर क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों बार-बार दिल्ली कूच करना पड़ रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ चुके हैं। केपी मलिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है 4 PM में। जानना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त अटकलें भी लग रही हैं और कहीं ना कहीं तमाम किसानों के जहन में एक सवाल यही है कि उनकी बात क्यों नहीं सरकार मान रही है। क्योंकि आरोप तो ये लग चुका है इससे पहले भी, जब हमने आंदोलन देखा था 2020 और 2021 के दरमियान, उस टाइम पर भी किसानों ने ये आरोप लगाया था कि इस सरकार का जो रवैया है वो तानाशाही वाला है। और कहीं ना कहीं 8 महीने से जो शंभू बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा से जुड़े हुए किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत नजर आ रहे थे, अब उन्होंने अपने कदम को बढ़ा दिया और दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि सरकार का ये रवैया कितना मनमाना है और किसान की बातें क्यों नहीं सरकार सुन रही? देखिए, अगर आप देखें, पंजाब और हरियाणा का जो आंदोलन है लंबे समय से चला आ रहा है और 13 महीने ये किसान दिल्ली में बैठे रहे थे, जिसमें लगभग 750 किसानों की मौत भी हो गई थी। सर्दी, गर्मी, बरसात में ये किसान बैठे रहे और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी। खाली वार्ता करने के नाम पे जो है रस्म अदायगी होती रही और रिजल्ट कुछ नहीं निकला। लेकिन ये भी हिलने वाले लोग नहीं थे। जब सरकार को लगा कि ये हिलेंगे नहीं, तो 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि हम जो है शायद किसानों की कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए, लिहाजा हम ये बिलों को वापस लेते हैं और हम एक नई कमेटी एमएसपी में बनाते हैं। जब किसानों ने कहा था कि एमएसपी की बात करो, तो एक नई कमेटी, कागजी कमेटी बनाई गई और जो उस टाइम के तत्कालीन कृषि सचिव थे संजय अग्रवाल, उन्हीं के नेतृत्व में बनाई। मतलब वही बिल लेके आए थे और उन्हीं के नेतृत्व में बना दी। वो कागजी जो कमेटी बनी हुई है एमएसपी की, उसकी कितनी मीटिंगें हुई, उसकी कोई रिपोर्ट आज तक आई नहीं है। उसने कोई रिपोर्ट आगे दी नहीं है। अगर सरकार को कोई रिपोर्ट दी गई है तो वो जनता तक आई नहीं है, किसानों तक आई नहीं है, हमारे आपके पास आई नहीं है। तो सरकार को ये लग रहा है कि हम किसानों के बिना भी अपने चुनाव जीत ले रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। और जब से हरियाणा के चुनाव हुए हैं, लोगों को लग रहा था, सरकार को भी आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी को भी आशंका थी कि इस बार किसानों की नाराजगी मोल लेके हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो कैसे चुनाव जीता गया, उसके पीछे तमाम कहानियां हैं, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अब इनको लगता है कि किसानों को छेड़ने की, किसानों की सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो बिना इनके जीत ही रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं किसानों को नकार रही है और किसान है कि वो मानने को राजी नहीं है, क्योंकि वो परेशान है। और खाली ये पंजाब का, हरियाणा का मामला नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में इतने दिन से देख रहे हैं कि किसान की फसल की बुआई का समय चल रहा है, गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, सरसों की बुआई का समय चल रहा है, चने की बुआई का समय चल रहा है और सरकार का जो है खाद ही नहीं दे पा रही किसानों को। बताइए, जो सरकार बता रही है कि हम इनकी आय दुगनी करेंगे 2022 तक, 2024 भी खत्म हो गया है, दुगनी तो क्या, आय तो दुगनी हुई नहीं, बाकी खाद, बीज, बाकी जो कीमतें हैं वो सब दुगनी और 3 गुनी हो गई हैं। और खाद किसान को लेना पड़ रहा है काला बाजारी में। जो खाद मिल रहा है, जिस कट्टे के रेट 1100 रुपए है, वो 3300 रुपए का मिल रहा है। तो ये किया है सरकार ने किसानों के लिए। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि धरने पे बैठे हैं लोग, इधर नोएडा में, इधर भी दिल्ली और यूपी बॉर्डर पे भयंकर मारधाड़ किसानों के साथ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लाठीचार्ज हो रही हैं। तो ये किसान लाठी लेके जो दौड़ा रही है इन किसानों को, और किसान भी क्या है, क्योंकि जब चुनाव आता है
तब आप उनको जातिवाद में बांट देते हैं, धर्म के मुद्दों पे बांट देते हैं और बांट कर उनकी वोट लेके फिर वही तमाशा शुरू हो जाता है। तो ये तमाशा सरकार कर रही है और सरकार अपनी तानाशाही इसलिए चला रही है कि वो समझ चुकी है कि चुनाव को किस प्रकार से जीता जाना है और उसमें कितनी सहभागिता इन किसानों की है। इसलिए किसानों को लेकर बहुत ज्यादा सहनशील ये सरकार मुझे दिखाई नहीं देती और ना किसानों की कोई खास चिंता करती हुई ये सरकार दिखाई दे रही है। जी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि लगातार जो है किसानों को लेकर सरकार का रवैया ढीला है और अब जो है किसान आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप भी ज़िक्र कर रहे हैं कि यूपी के बॉर्डर पर भी किसान जो है डटे हुए हैं। लगातार महापंचायतें देखने को मिल रही हैं और यहाँ तक कि कुछ किसानों की गिरफ्तारी भी हुई। और वही तस्वीर आज जो निकल कर सामने आई कह सकते हैं शंभू बॉर्डर से यहाँ पर भी लगातार किसान जो है अपने कदम को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि यूपी की अगर बात करते हैं या किसानों के मुद्दों की बात करते हैं, अन्य राज्यों की बात करते हैं, तो यूपी में एक तस्वीर है या कह सकते हैं अन्य राज्यों में भी तस्वीर है जो बीजेपी शासित है। देखिए यहाँ पर जो आपको लग रहा है कि यूपी का जो भूमाफिया है वो मस्त नजर आ रहा है, सरकार जो है वो पस्त नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो किसान है वो त्रस्त है और अधिकारी मदमस्त नजर आ रहा है, जो इस वक्त तस्वीर निकलकर सामने आ रही। आपको नहीं लगता है कि एक ऊपरी दिखावे के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करने की बात कही जाती है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हम जनता के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पे इस तरह के मुद्दे जो काफी लंबे अरसे से पेंडिंग पड़े हुए थे, आज फिर से उनको लेकर किसान जो है सड़कों पर उतर आए हैं और ठंड का ये समय है और ऐसा ही आंदोलन जो है ठंड में हम पहले देख चुके हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है किसानों को लेकर बहुत हल्का रवैया अख्तियार कर रही है? देखिए, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि खासकर उत्तर प्रदेश में अगर देखें, भूमाफिया अपने चरम पे है और जो एक कानून व्यवस्था का शीशा दिखाया गया था योगी जी के दौरान, योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है और एक परसेप्शन बनाया गया था। कुछ एनकाउंटर हुए थे, कुछ सारी चीजें हुई थी, तो कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक लोगों को लगने लगी थी। लेकिन उस दौरान ये लगा कि पुलिस को जिस प्रकार से आपने खुली छूट दी है, प्रशासन के लोगों को खुली छूट दी है, तो प्रशासन के लोग दूसरी तरफ मुड़ गए। उन लोगों ने भूमाफिया के साथ साठ-गांठ करके जमीनों पे कब्जे, पैसे लेन-देन, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है आजकल उत्तर प्रदेश में। और उसका नतीजा है कि ये किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि किसानों का अब यहाँ पे ये नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, अभी जेवर में जो है नया एयरपोर्ट बन रहा है, एक नया और सेक्टर बन रहा है, उसमें लगातार बड़े एरिया में जमीनें एक्वायर हो रही हैं। उसमें तमाम भ्रष्टाचार, नियमावली बनी हुई है, तमाम इनकी जो अथॉरिटियां हैं, उनकी नियमावली बनी हुई है। कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि भाई किसान को इन शर्तों पर पैसा देना है। तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, अपने हिसाब से अफसर उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, जो किसान पैसे दे देता है या किसान अगर अपना कोई हिस्सा किसी व्यापारी को बेच देता है या व्यापारी को बेचने के कमेंट कर लेता है, तो उसको उसकी फाइल आगे सरकती है और जो साधारण किसान है, उसकी फसल कहीं नहीं सरकती। वो त्रस्त है और त्रस्त होने के बावजूद वो उसका सरकार पे कान पे जूं नहीं रेंग रही, सरकार को कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं जो हालात आज नोएडा में बने हुए हैं कि मजबूर होके किसान ने पहले एक अथॉरिटी पे धरना दिया, फिर दूसरी अथॉरिटी पे दिया, फिर नोएडा में दिया, फिर अब वो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां पे वो धरना ही दे रहा है पिछले कई महीनों से, कोई नहीं सुन रहा है उसकी। तो सरकार की जो ये हठ धर्मिता है किसानों के प्रति और किसानों को सुन नहीं रही है वो, तो ये जताता है कि मामला कितना खराब उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में चल रहा है। खाली जमीन किसानों की लूट लो, फैसिलिटी के नाम पे उनको कुछ नहीं है। और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊं कि योगी जी का जो परसेप्शन कानून व्यवस्था का और दूसरा बना हुआ था, वो मुझे अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस में भयंकर भ्रष्टाचार है। मैं एक किस्सा आपको बता देता हूं कि मेरठ में किसान है, कुछ गरीब किसान है जिनको दलित महादलित है, जिनको सरकार पट्टा दे देती है कि भाई अपना रोजी रोटी इनकी इससे चल जाएगी, छोटी मोटी खेत का पट्टा दे देते हैं। और जिस प्रकार से शहरों का विकास हो रहा है, शहरी क्षेत्र बढ़ रहा है, भूमाफिया भी उसी तरह से कब्जे और सरकारी जमीनों पे कब्जे, प्राइवेट जमीनों पे कब्जे, किसानों के खेतों पर कब्जे लगातार कर रहा है प्रशासन के साथ मिलकर, और सुनवाई कहीं नहीं है उन लोगों की। आप सोचिए कि लगभग 6-8 महीने से वो लोग किसान परेशान हैं, कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने भी उनके पक्ष में आदेश दे दिया और कोर्ट ने आदेश दिया प्रशासन को कि भाई आप इनका कब्जा दिलाइए, भूमाफिया से इनको मुक्ति दिलाइए।
वो जो पुलिस प्रशासन है, वो जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, वो उनको कोई कब्जा नहीं दिला पा रहा है, उस भू माफिया के चंगुल से उनको निकाल नहीं पा रहा है। प्रशासन भू माफिया के सामने नतमस्तक है और ये मेरठ का मेरे सामने का सीन है। मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब अपना मजे में कर रहे हैं और किसान परेशान घूम रहा है। किसान के अलावा दूसरे लोग भी परेशान घूम रहे हैं। ऐसा नहीं खाली किसान परेशान घूम रहा है। अब आपको मैं बताऊं, अगर मैं सब्जी की बात अगर आप कर लें, किसी भी साधारण सब्जी की बात कर लें, आज सीजन चल रहा है गाजर का, आलू का, गोभी का, जो वहां से 20-25 रुपए किलो किसान बेचता है, वो यहाँ 200 रुपए किलो मिल रही है। तो भाई किसान को आप, किसान से भी लूट रहे हो आप और यहाँ उपभोक्ता को भी लूट रहे हैं। तो बीच में कौन लोग हैं जो ये खा रहे हैं? बाजरे की एमएसपी आप दे नहीं रहे किसान को। एमएसपी का रेट जो उसको है 2,000 रुपए क्विंटल है, यानी कि 20 रुपया किलो किसान से बाजरा ले रहे हो और दिल्ली में बेच रहे हो 200 रुपए किलो। रिलायंस स्टोर पर जब हम जाते हैं तो आधा किलो का जो पाउच है बाजरे का, वो 99 रुपीज का है, यानी 1 किलो 200 रुपए का हो गया। अब किसान से कितना लिया? 20 रुपया। मतलब इतना मुनाफा कमाओगे आप? तो बर्बाद किसान हो रहा है, बर्बाद उपभोक्ता हो रहा है और कमाने वाले लोग कमा रहे हैं और सरकार मदमस्त है अपना। ये चल रहा है जी। बिल्कुल, और सरकार का रवैया भी तमाम इस वक़्त सवाल उस रवैये पे भी खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सवाल ये भी है, देखिए अ, उपराष्ट्रपति के बयान का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, आपसे भी थोड़ा-सा समझना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बयान दिया और कहीं न कहीं उन्होंने शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा और लहज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा तल्ख़ नज़र आया। आपको क्या लगता है कि सरकार से ही जुड़े हुए जो इस तरीके के कह सकते हैं वरिष्ठ नेता रहे हैं या कह सकते हैं आप जिम्मेदार एक पद पर वो हैं और उसके बाद वो किसानों की चिंता करते हुए नजर आ रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, ये मुझे उनकी एक सरकार की और उनकी एक नूरा कुश्ती नजर आती है और वो संवैधानिक पद पे बैठ के एकाएक इस तरह की बात कर रहे हैं, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। अगर वो इसी तरह बोलते थे या इसी तरह बोलते रहते हैं या उनकी आदत है या उनको वास्तव में चिंता है, तो 13 महीने किसान धरने पे बैठे हुए थे, तब तो वो एक शब्द नहीं बोले। कई जी, जगह किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो एक शब्द नहीं बोले। नोएडा के किसानों पे वो एक शब्द नहीं बोले। एकाएक इस प्रकार से मुंबई की एक सेमिनार में, जो आईसीआर की सेमिनार थी, उसमें कृषि मंत्री के ऊपर इस प्रकार से सारे सवाल की बौछार कर देना, ये मुझे लगता है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की और उनकी एक नूरा कुश्ती है, जो किसानों को, क्योंकि किसानों ने घेर लिया। देखिए, किसान के मुद्दे पे सरकार आज घिरती हुई नज़र आ रही है, दबाव है बहुत ज़्यादा। तमाम दूसरे मुद्दे हैं, संबल पे सरकार घिरी हुई है, अडानी के मुद्दे पे सरकार घिरी हुई है। तो तमाम मुद्दे जो चले हुए हैं ये, इनको थोड़ा दबाने के लिए, इनको ठंडा करने के लिए मुझे लग रहा है कि शांत थोड़ा हो जाए किसान, या एक ये हो जाए कि भाई नहीं, हमारी बात रखने वाले सरकार के अंदर और सिस्टम के अंदर लोग हैं। इस तरह की एक कोशिश इनकी लगती है, क्योंकि किसान वर्ग इनके ऊपर विश्वास करता नहीं है। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक नूरा कुश्ती नजर आती है, क्योंकि आप देखिए कि अभी तो मुश्किल से 6-8 महीने हुए हैं शिवराज चौहान को कृषि मंत्री बने हुए, तो उसमें शिवराज चौहान क्या करेंगे? जब वो बिलों की बात थी, दूसरी बात थी, तब तो नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री थे, कृषि मंत्री थे और सब जानते हैं कि कृषि मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। वहां ऊपर से सब 2 ही लोग सरकार को और पार्टी को चला रहे हैं। तो इनके कहने ना कहने से, बाकी लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये उनकी सिर्फ नूरा कुश्ती है। अगर वास्तव में वो चिंतित हैं, क्या उन्होंने कोई लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को? क्या उन्होंने कोई मध्यस्थता करने की कोशिश की है कि भाई किसानों के सरकार के बीच में अगर मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं मध्यस्थता करूंगा? जब आप संवैधानिक पद पर बैठ के बोल सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो आप खाली बोल ही रहे हैं, करना कुछ नहीं चाहते। आपकी नीयत लगती नहीं है करने। अगर करने की नीयत होती तो आप एक प्रतिनिधि मंडल किसानों का बुला सकते थे। तो आप इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, आप खाली दिखावा करेंगे। काम करना नहीं है, सिर्फ दिखाना है। मुझे ये उनकी इस तरह की जो है कि योजना कहिए इसको, या एक इस तरह का आकलन उनका कहिए, ये हो सकता है। वास्तव में वो किसानों की चिंता कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। कहीं न कहीं देखिए जब ये बयान वो देते हैं फिर एक ये खबरें फैलती हैं
मीडिया के गलियारों में कहीं न कहीं कि जाट समुदाय से जुड़े जो नेता हैं, वो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद फिर हम तस्वीर देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात को भी इसी दौर पर, इसी संदर्भ में जोड़कर देखा जाता है कि कहीं न कहीं जगदीप धनखड़ जी ने जो है, उनसे सवाल किया है, तो ये मुलाकात जो है किसानों को लेकर जो है शिवराज सिंह चौहान करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद एक बयान उनका और भी फिर सुर्खियाँ बटोरता है। जब वो संसद में, राज्यसभा में जब वो बात करते हैं, वो कहते हैं विपक्ष से कि मगरमच्छ के आँसू जो हैं ये मत बहाइए। तो मतलब ये रवैया उनका देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वाक़ई जैसा कि आप कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती है, या वाक़ई कोई सिम्पैथी है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि सतपाल मलिक भी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। हालाँकि उनको साइडलाइन कर दिया जाता है पूरी तरीके से, लेकिन वो आवाज़ उठाना बंद नहीं करते और अभी भी इस आंदोलन को लेकर वो अपने बयान देते हुए नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है इस रवैये पर? देखिए, सतपाल मलिक अभी आज़ाद हैं, वो किसी पद पे नहीं है और वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का किसी हद तक बोलने से ज़्यादा मुझे लगता है कि करना चाहिए और ये अभी इस पद पे हैं, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं कि किसानों की समस्या हल क्यों नहीं हो रही है। अगर वास्तव में उपराष्ट्रपति जी को और धनखड़ जी को इस बात से लेके चिंता है या किसानों के मामले पे वो आहत हैं, क्या वो चिट्ठी लिख के योगी सरकार से पूछेंगे कि आपके राज्य में इतने दिन से किसान परेशान हैं खाद के लिए, लाइनों में लग रहे हैं, जब तक किसान का नंबर आता है, खाद की लाइन में आगे बढ़ने का नंबर आता है, तो उसको कह दिया जाता है कि खाद खत्म हो गई, अब कल आइएगा। अब कल फिर वो 12 घंटे लाइन में लगेगा, उसका कुछ दूसरा काम या फसल की बुआई का काम नहीं है क्या? तो ये जो मजाक किसानों के साथ चल रहा है, इस पे कभी उन्होंने बात करने की कोशिश की है? पंजाब का किसान जिस प्रकार से अगर आमरण अनशन कर रहा है, इतने महीनों से धरने पे लगातार बैठा है, क्या इन्होंने कोशिश की है कि उनके कुछ एक 4 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को बुला के बात किए जाए, भई क्या है, हम वास्तव में समाधान चाहते हैं और मैं सरकार के और आपके बीच में बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या इनकी ऐसी नियत आज से पहले आई? एकाएक वहाँ पे प्रोग्राम में इस तरह का नाटक कर देना और इस तरह की बातों को उछाल देना और फिर बैठ जाना। अगर आप वास्तव में इस तरह की चीज़ें चाहते हैं, तो कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे लोग हैं, जो हाउस में इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, इस पर डिस्कस करना चाहते हैं। आप तो बोलने ही नहीं देते वहाँ हाउस में। हाउस में तो आप नथिंग गो टू रिकॉर्ड बोल देते हैं हर चीज़ पे कि कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। तो फिर क्या चाहते हैं आप? तो इसका मतलब सीधा-सीधा ये है कि आप दिखावा है कर रहे हैं और सरकार के इशारे पे आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हमें इस तरह की आशंका है। ये वास्तव में कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, किसानों को इनकी बात पे विश्वास नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। जी। बिल्कुल, मैं एक आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, डीएपी खाद को लेकर एक आपने आर्टिकल लिखा हुआ था, उसको लेकर आपने पोस्ट भी किया था एक्स अकाउंट पर कि वो जब आपने लिखा, इसके बाद कई सत्ताधारी नेताओं के फ़ोन आए, कई अधिकारियों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि कोई भी किल्लत नहीं है। वो वाकया क्या है? एक तस्वीर ये भी आ रही कि जहाँ पर किसान सर्द रातों पर खाद के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, देखिए, आप ये देखिए, भई ये तो मज़ाक है और हद है कि हमारे इतने लोगों से बात करने के बाद, इतनी वीडियो देखने के बाद, तमाम जो उत्तर प्रदेश के चैनल हैं, उन पे लंबी-लंबी लाइनें और कवायद दिखाने के बाद, अधिकारी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, 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 कोई चिंता नहीं है, सब जगह हो रहा है। तो ये झूठ की पराकाष्ठा है। वो हमें कह रहे हैं कि आप मत लिखिए, हमें कह रहे हैं कि आप इसको ज़्यादा प्रचारित मत करिए। अरे भाई, समस्या है तो मैं तो करूँगा ना प्रचारित। तो आप जो है वो समस्या का निदान करने के बजाय मुझे रोकने चले हैं। तो कई लोगों के इस तरह के आए कि इस मामले को ज़्यादा प्रचारित मत करिए। मुझे कुछ लोगों ने लालच देने की भी कोशिश की कि भी करिए, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि मैं किसान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं किसान का पुत्र हूँ। मैं किसान की समस्या, किसान की जो दिक्कतें हैं, उनसे रूबरू रहता हूँ मैं। मैं आज भी किसानों के संपर्क में हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ पे कब-कब किसान परेशान होता है। अब आज किसान देखिए, जो अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ हम लगातार टच में रहते हैं, आज गन्ना किसान को गन्ना भुगतान नहीं मिल रहा है, गेहूँ की बुआई नहीं हो पा रही है, तो क्या करेगा वो? उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको भी फीस चाहिए, उसके घर में उसके भी पिताजी की तबीयत खराब है, किसी को कैंसर की बीमारी है, तो उनको जो पैसे चाहिए वो कहाँ से आएँगे? क्या करें वो? डीज़ल इतना महँगा है, उसके घर में भी बाकी खर्चे हैं, शादियाँ होनी है बच्चों की, पढ़ाइयाँ होनी है, कोई चिंता उसकी नहीं है किसान की। तो आप उसका निदान करने के बजाय अगर कोई उनकी आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो किसान नेता के रूप में उठा रहा हो, चाहे वो लोग धरना प्रदर्शन के रूप में उठा रहे हों और चाहे हम जैसे लोग
लिख के उनकी आवाज उठा रहे हो, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, ना कि समाधान की, जबकि होना उल्टा चाहिए। मेरा धन्यवाद उनको करना चाहिए कि आपने समस्या बताई है, हम आपका स्वागत करते हैं और जहाँ-जहाँ परेशानी है आप हमें डाटा उपलब्ध कराइए या हमें बताइए कहाँ दिक्कत है, तो हम कोशिश करेंगे उसका निदान करने की। अगर इस तरह की कोई बात पूछता तो मुझे अच्छा लगता। और मुझे मुझे जो है कई लोग धमकाने की कोशिश करें कि नहीं-नहीं इसको मत लिखिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा या मुझे दबाने की कोशिश करें, तो वो कोशिशें खूब लगातार चल रही हैं। बाकी समाधान और निदान की कोई कोशिश नहीं हो रही है, ये बात है। जी। बिल्कुल और कहीं न कहीं मुद्दे भी जस के तस पड़े हुए हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार या आम इंसानों से जुड़े हुए हों, चाहे वो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हों, वो भी जस के तस है और राजनीति का स्वरूप भी लगातार देखिए बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अब चुनाव को आप देख रहे होंगे, आप बिल्कुल महाराष्ट्र जब चुनाव हुआ, चाहे हरियाणा चुनाव हुआ या कह सकते हैं लोकसभा चुनाव हुआ, यहाँ पर आप देखिए मुद्दे किस तरीके के उठे। थोड़े दिन तो जब रैलियाँ होती हैं, तो जनता के मुद्दों की बात होती है, इसके बाद समय जैसे बढ़ता है, वैसे मुद्दे गायब हो जाते हैं धरातल से। फिर बटेंगे तो कटेंगे, संविधान और मंगलसूत्र, मांस मछली ये सब बयानबाजी पर चुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जब किसान आंदोलन रद्द हो गए हैं, कहीं न कहीं आंदोलन पर मजबूर हो गए हैं, तो ऐसे में सरकार का रवैया बिल्कुल ढीला है और उन नेताओं की भी अहम भूमिका पर मैं बात करना आपसे चाहूँगा कि जो विपक्ष में भी रहते हुए कहीं न कहीं इन मुद्दों को अनसुना करके बैठे हैं या वो लोगों के बीच में जाकर इन मुद्दों को बात करना उनके लिए वो कहीं न कहीं ठीक नहीं है। वो अपने एक मुद्दों पर आगे बढ़ते हुए आज की राजनीति समझ में आ रही है। आपको क्या लगता है कि एक राजनीति का स्वरूप भी बदल रहा है और लोगों को अपने आवाज बुलंद करने के लिए कहीं न कहीं खुद ही हल्ला बोल करना पड़ रहा है? ये स्वरूप किस तरीके की तस्वीर या आने वाले भविष्य को दिखा रहा देखिए कुछ भी हो, पिस तो उपभोक्ता या आम आदमी ही रहा है। आम आदमी के मुद्दे, आम आदमी की बात ऊपर तक पहुँच नहीं रही है। दूसरा जिस प्रकार से आपने बात की है कि आजकल चुनाव का राजनीति का सिस्टम बदल रहा है, परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, चुनाव में तरीके बदल गए हैं, चुनाव में सिस्टम बदल गया है। अब आप अगर हम किसान की बात करें, सबको मालूम है कि किसान सत्ताधारी दल भाजपा से नाराज़ है। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं, जब हम रिजल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद किसान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। तो अगर आप भाजपा को वोट दे रहे हैं, वापस उसको सत्ता में लाना चाहते हैं, तो आप क्या उससे नाराज़ नहीं हैं? तो वहाँ पता ये चलता है कि जो सिस्टम की खामियाँ दूसरी चीज़ें लोग बताते हैं, मैं उससे इतर बात करता हूँ कि आप जब टिकट देते हैं, जब चुनाव करते हैं, तो आप कोई जन समस्याएँ या उस पे चुनाव नहीं करते। आप फिर वहाँ जातिवाद ले आते हैं, आप वहाँ धर्म ले आते हैं। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ। तो किसी एक चुनाव में मुझे आप बता दीजिए कि जहाँ पे महँगाई, बेरोज़गारी या किसानों के किसी मुद्दे पे किसी नेता ने भाषण दिया हो या जनता में कोई बात आई। वहाँ जातिवाद का चुनाव होता है। अरे! यहाँ मुस्लिम है, यहाँ ठाकुर है, यहाँ जाट है, यहाँ सैनी है। जिस सीट पर जो बाहुल्य है, उसी बाहुल्य के लो जाति के एक व्यक्ति को टिकट दे दो, उम्मीदवार बना दो और उस पे चुनाव लड़ो। और ज अगर मुस्लिम है तो जय श्री राम बोलना शुरू कर दो। दूसरा कोई है कुछ और बोलना शुरू कर दो। तो ये जातिवाद पे और धर्म पे, क्षेत्रवाद पे, इन पे चुनाव आजकल होता है और उसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और ये तमाम मुद्दे जो होते हैं वो सब गौण हो जाते हैं चुनाव के टाइम पे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ खत्म हो रही है, ये बढ़ रही है। हम जब पढ़ते थे, चीज़ों को देखते थे तब थोड़ा बहुत ये सुनते थे गाँव में, लेकिन शहरों में आके हमें नहीं लगता था कि कोई इन जातिवाद के और इस तरह के क्षेत्रवाद के मुद्दों में घुसा होगा। लेकिन ये पिछले कुछ सालों से दोबारा बहुत ज़्यादा सिर चढ़ के बोल रहा है। जातिवाद का मुद्दा, क्षेत्रवाद का मुद्दा और धार्मिकवाद का जो मुद्दा है, ये दोबारा से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, जो समाज के लिए बहुत ही घातक है। आप ये बताइए कि सारे मुद्दों को आप छोड़ के आपको पानी नहीं मिल रहा है, आपको खेत में दिक्कत हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, सड़कें टूट गई हैं, उनकी बात ना करके आप सिर्फ़ जातिवाद की बात करके और चुनाव लड़ाइए और चुनाव जीत के आए, हमारी जाति का आदमी जीत गया है, अब वो जाति का क्या करेगा? अब ये किसान जाति के बैठे हैं ना उपराष्ट्रपति बन के, तो ये तो बन गए किसान के नाम पे राष्ट्रपति, तो इन्होंने किसानों को, जाटों को क्या दिया? कौन पूछेगा ये सवाल? तो आप जाति का और अपने समाज का अपने फ़ायदे के लिए, अपने हितों के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं। बाद में उसके लिए आप कितना काम करते हैं, वो हमें देखना होगा। कई सारे ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं, जो क्षेत्रवाद की, समाजवाद की, राजनीति की तमाम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और जब देखते हैं, तो खाली अपने जाति की बात करते हैं, जाति का बात करके अपना पद पा जाते हैं, कुछ नहीं करते। आप बताइए मुझे, मायावती जी पिछड़ों की, दलितों की राजनीति करती हैं, दलित कहाँ पहुँच गए आज?
क्या कोई बहुत बड़ा काम कर दिया दलितों के लिए उन्होंने? किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, क्या सब यादवों का भला हो गया अखिलेश जी के आने से? क्या जयंत चौधरी के केंद्र में मंत्री बनने से सारे जाट खुशहाल हो गए? सारी किसानों की समस्याएं समाप्त हो गई? सरकार में जाने से पहले वो गन्ना किसान की बात करते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की लड़ाई लड़ते थे, हाथरस में लाठी डंडे खाते थे। क्या अब सब ठीक हो गया हाथरस में? क्या किसान खुशहाल हो गया वेस्टर्न यूपी का? दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा में, क्या सारी समस्याएं खत्म हो गई किसानों की, जाटों की? तो ये सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी हितों के लिए ये लोग काम करते हैं और जाति का और उसका तड़का लगा के खुद अपना पद पा जाते हैं और पद पे खूब मलाई खाते हैं 5 साल और फिर आके जनता के बीच में आके अपनी जो जातिवाद की बात कर लेते, जनता को भावुक कर देते हैं, मुद्दा ले लेते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है, क्योंकि वो बिल्कुल। भी छोटे लालच में आ जाते हैं। कहीं कोई पैसा ले लेता है, कोई शराब ले लेता है, कोई नॉन वेज खा लेता है, कोई दूसरे लालच में आ जाता है, कोई भावुकता में बह जाता है, कोई जातिवाद में आ जाता है और वोट दे देता है, भूल जाता है वो भी। तो इसलिए क्या है कि ये चीजें इसी प्रकार से चलती रहेंगी। समझदार लोग, राजनीति करने वाले लोग, शातिर लोग अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे और ठगना है, इनका काम ठगना है और ठगा जाना काम उपभोक्ता का है। वो चलता रहेगा, पहले से चल रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं। जी। हाँ, बिल्कुल। और कहीं न कहीं जब चुनाव तारीखें जब ऐलान होंगी तो फिर से ये जनता के हितैषी बन के इनके बीच पहुँच जाएँगे और फिर जो है अपनी गोल-मोल बातें करते हुए नज़र आएँगे। एक सवाल ये भी अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार देखिए अब एक्टिव हो गई है किसानों को लेकर। अगर मैं डिटेल देख रहा था कि पिछले जब जो कमेटी बनी है एमएसपी को लेकर इस साल फरवरी से कोई वार्ता नहीं हुई किसानों से और लगभग करीब 30 के आसपास ये वार्ताएँ हो चुकी हैं। जिसका नतीजा क्या हुआ ये रिपोर्ट भी जो है नहीं निकल कर सामने आई, क्या बातचीत में निष्कर्ष निकला और फरवरी से अभी तक का इतना लंबा समय हो गया है, अभी भी इसके बाद फरवरी से कोई भी वार्ता नहीं हो पाई है। 8 महीने से जो है शंभू बॉर्डर पर किसान जो डटे हुए थे, जब 8 महीने इतना लंबा समय वो सरहदों पे बिता देते हैं, तब किसी भी नेता को सुध नहीं आती है और यहाँ तक कि राजनेता भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते। अब जब वो हल्ला बोल करते हैं, जब वो कूच करते हैं दिल्ली के लिए, तब उन्हें रोकने के लिए तमाम जतन देखने को मिल रहे हैं। तो अचानक से जब किसान एक्टिव होता है तभी सरकार क्यों जाग रही है? या फिर अब यूपी पर मैं बात करना चाहूँगा, जब यहाँ पर के यूपी बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है कि फिर से आप जो है रिकैलकुलेट करिए चीज़ों को। तो ये तभी क्यों एक्टिव होता है? इससे पहले क्यों स्थितियाँ इतनी ज़्यादा सामान्य रहती हैं जो आगे चलकर कहीं न कहीं समस्या बढ़ती हुई नज़र आती है? देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी होगी कि इसमें किसानों का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हों, और वास्तव में अगर कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री उस मुद्दे में कुछ करना भी चाहता है, जो बीच में नौकरशाह और ब्यूरोक्रेसी होती है, वो मिसगाइड करती है लीडर्स को और वो किसानों के और उनके बीच में कोई समझौता होने ही नहीं देती। यहाँ पे अगर किसान एमएसपी के मुद्दे पे या 3 कृषि कानून के मुद्दे पे सबसे बड़ा दोषी अगर समझते हैं, जो तत्कालीन कृषि सचिव थे संजय अग्रवाल, उनको दोषी मानते हैं और आज भी एमएसपी कमेटी के वही चेयरमैन हैं। तो जी। वो 3 साल से चेयरमैन बने बैठे हैं, उन्होंने कोई समाधान निकालने की कोशिश की नहीं है और ना कोई समाधान निकला। तो मेरा मानना ये है कि उनको, और अगर नौकरशाही की बात करते हैं, तो नौकरशाही को ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता है कि किसान क्या चाहता है, किसान की वास्तव में समस्याएं क्या है, लेकिन फैसला उनको करना है। तो वो ऐसा मिसगाइड करते हैं, ऐसा चक्रव्यूह घुमाते हैं कि कुछ नहीं हो पाता और फाइल वहीं धूल फांकती रहती है। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। मैं बड़ा सख्त एक आर्टिकल लिखा था 2 साल पहले कृषि पे, और वो वहां पे क्या हुआ कि जो हमारे पीआईबी के ऑफिसर होते हैं उन्होंने मुझे कहा कि सर आपने बड़ा आर्टिकल सख्त लिख दिया और जॉइंट सेक्रेटरी थोड़ा सा नाराज है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप मिलेंगे? मैं हाँ चलो मिलते हैं। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया और मैंने कहा कि बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने ये लिख दिया है, गलत है, ये है वो है। और मैंने कहा तो आप मुझे कल 5 मिनट का टाइम दे सकते हैं क्या? बोला हाँ आ जाइए कल लंच के बाद। तो मैं कल लंच के बाद गया और मैं 5-6 पुड़िया बना के लेके गया, अलग अलग अन्न की, गेहूं की, चने की, बाजरे की, चावल की, घर में जो जो चीजें मिले, राजमा, सफेद चावल, कुछ मैंने अपने यहाँ रास्ते में पंसारी के यहाँ से ले लिया। तो मैं 7-8 पुड़िया लेके गया और मैंने उनकी टेबल पर रखी और मैंने ये कहा कि देखिए ऐसा कल हम डिस्कशन करे थे, अब आप बताइए। तो उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा ये 7 पुड़िया हैं, अगर आपने इसमें से 4 के भी नाम बता दिए तो मैं आपको पास कर दूंगा,
और फिर मैं दूसरा आर्टिकल लिखूंगा। जी। आप हैरान हो जाएंगे, जब मैंने वो 7 की 7 पुड़िया खोली, वो 3 से ज्यादा चौथे का नाम ही नहीं बता पाए। उन्होंने राजमा बता दिया, सफेद छोले बता दिया, इसके अलावा चावल वावल देख के उन्होंने बता दिया। बाकी बाजरा, ज्वार और जो जौ था, वो पता ही नहीं उनको है क्या। और वो किसानों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, वो एमएसपी तय कर रहे हैं, वो जो हमारे दाम तय होते हैं खेती के, वो उनको तय कर रहे हैं। वो आर्टिकल मैंने शुरुआत ये की थी कि किसान की किस्मत का फैसला कृषि भवन के वातानुकूलित रूम में बैठ के चाय के साथ महंगी कुकीज खाते हुए वो लोग करते हैं, जिन्होंने कभी ना खेत देखा है, ना कभी फसल देखी है, और वो अन्नदाता किसान की किस्मत का फैसला करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। तो ये आदमी कैसे किसान की समस्या को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो कैसे फैसला होगा? अब किसानों से बात करने के लिए पीयूष गोयल जी जा रहे हैं, किसानों से बात करने के लिए दूसरे लोग। पीयूष गोयल जी कभी खेत में गए हैं? पीयूष गोयल जी ने कभी गन्ना देखा है, गेहूं कटते हुए देखा है? उनको पता है कितने दिन में गेहूं की फसल तैयार होती है? क्या किसान नेताओं की कमी हो गई है भारतीय जनता पार्टी में? कोई ऐसा नेता इनको नहीं मिला जो किसान है और वो जाके बीच बचाव करे वास्तव में? क्योंकि इनकी नीयत खराब है, ये करना नहीं चाहते। इनको सारा सारा किसानों की जमीनें और सारी फसलें अडानी के हवाले करनी है, ताकि जो मैंने बाजरे का एग्जाम्पल दिया है कि किसानों से होने पौने दाम में 20 रुपए में खरीदो और उसको 200 रुपए में बेचो, इनकी ये प्लानिंग है। तो इसलिए किसानों के साथ कोई अच्छी बात होगी, किसानों को कुछ मिलेगा, ये बेकार की बातें हैं, इस पे कुछ नहीं होने जाना। चाहे आज ये मीटिंग करें, चाहे कोई समझौते की बात करें, चाहे एमएसपी देने की बात करें। एमएसपी आप कैसे देंगे? सबसे पहले तो आप बुनियादी फर्क समझ लीजिए। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं उस पे एमआरपी लिखा रहता है, मिनिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और यहां आप एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने में भी दिक्कत आपको हो रही है। क्यों भाई? किसान की फसल का जो कीमत आ रही है वो भी आप नहीं दे रहे हैं, बताइए आप। तो कहां से होगा? किसान की अपनी मेहनत भी है, उसको भी खाना है भाई, उसको भी तो मुनाफा चाहिए। अब बार बार लोग कह रहे हैं कि अगर गन्ने के फसल की हम बात करें तो 450 से 500 रुपया पर क्विंटल उसको मिलना चाहिए। वो रेट 300 से ऊपर ही नहीं जा रहे हैं। तो 500 का रेट है, 300 में आप खरीद रहे हैं, तो किसान मूर्ख है। अब किसान मूर्ख इसलिए कि इससे इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। दूसरी फसलों की उसको आदत नहीं है, दूसरी तमाम समस्याएं, मौसम की समस्याएं, दूसरी इस एरिया की समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की समस्याएं हैं। गन्ने की फसल थोड़ी रफ रफ फसल है इसलिए बच जाती है। तो किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं और सरकार की नीयत की समस्याएं हैं, इसलिए दोनों का मेल मिलाप होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दूरियां लगातार बढ़ रही है। जी। और बिल्कुल, और कह सकते हैं कि कहीं न कहीं किसानों की भी अगर तुलना करते हैं उद्योगपतियों से, तो कहीं न कहीं उद्योगपतियों के भी लंबे-चौड़े भारी भरकम जो है, वो माफ़ कर दिए जाते हैं कर्ज़ 16 लाख करोड़ रुपए, जैसा कि आरोप लगता रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल हो रहा है कि किसान जो हल्ला बोल नहीं, कर रहे हैं। इसमें अंत में मैं एक छोटा-सा और आपको बता देता हूँ। जी। हज़ारों करोड़ के, सैकड़ों करोड़ के जो लोन होते हैं उद्योगपति के, वो हेयर कट बोलते हैं उसको। उसको हेयर कट हो जाता है, उसका जी। लोन माफ हो जाता है। और किसान का 20,000 का लोन माफ नहीं होता, वो बढ़ते-बढ़ते 2 लाख हो जाता है और उसकी ज़मीन की कुर्की हो जाती है। हैरानी की बिल्कुल। बात आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति 25,000 रुपए महीना सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करता है, तो 3 महीने की सैलरी स्लिप लेके उसको लोन लेके जो है गाड़ी मिल जाती है। 5 लाख की, 10 लाख की गाड़ी वो निकलवा सकता है। और अगर वहीं किसान को ट्रैक्टर लेना हो, तो उसकी जितनी जमीन है, पूरी की पूरी बैंक रख लेता है। बिल्कुल, ट्रैक्टर बंधक 5 बना। लाख का है और जमीन 50 लाख की है, तो पूरी जमीन बंधक बना लेता है बैंक उसकी। तो ये देखिए आप दुर्भाग्य। किसान का लोन आप 1 लाख का माफ कर नहीं सकते और उद्योगपति का आप जो है 500 करोड़ का लोन माफ कर सकते हैं। कितने सारे उदाहरण हैं कि 500 करोड़ का लोन था और बैंक ने 50 करोड़ में समझौता कर लिया। क्यों भाई? ये कैसे हो गया? तो ये जो दोहरी रणनीति है, ये जो दोहरी नीति है सरकार की, इससे कहीं न कहीं आम इंसान, उपभोक्ता, किसान पिस रहा है और इसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इलेक्शन में पैसा सियासी दलों को चाहिए, तभी वो चुनाव जीतेंगे, तभी वो सरकार में आएँगे, उनका भी अपना एक कमिटमेंट है। तो किसान-विसान सब हवाबाजी है, होना कुछ नहीं। जी। बिल
चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए केपी मलिक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि तस्वीरें लगातार निकलती हुई नज़र आ रही हैं और तस्वीरें जो हैं वो आंदोलन की निकल रही हैं। आंदोलन वो जो किसान लगातार 8 महीने से डटे हुए थे शंभू बॉर्डर पर, उन्होंने लगातार अब ऐलान कर दिया है कि अब उनका जो अगला पड़ाव होगा वो दिल्ली होगा और उसको रोकने के लिए भरसक प्रयास सरकार करती हुई नज़र आ रही है, पुलिस प्रशासन करता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम तस्वीरें आज सुबह से ही कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त वायरल हो रही है, जहां पर आप टकराव की भी स्थिति देख सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, जो किसानों की अनदेखी लगातार की जा रही है। बातें बड़ी-बड़ी की जा रही हैं और किसानों से बातचीत करने के प्रयास की बातें कही जा रही है, लेकिन जो नतीजा है धरातल पर वो शून्य है। उसकी तस्वीर जो है अभी भी धुंधली है। तो फिलहाल किसानों का अगला रुख क्या होगा, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।